क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी को वेलकम। और आज से हमारा लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है जहां पे मैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने लेके आया हूं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो मैंने कल भी आपको कहा था अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब मैं हर चैप्टर की आपके लिए लेक्चर लेके आने वाला हूं और 10th में आ गए हो मिलके मचाएंगे फोड़ेंगे इस बार और 95% लेके आएंगे, ठीक है ना। तो हमारा पहला चैप्टर सिविक्स का आप देख सकते हो पावर शेयरिंग। इस चैप्टर की मैं शुरुआत करने वाला हूं। अब यार एक वर्ड है हमारे सामने पावर शेयरिंग, पावर का बंटवारा, पावर को शेयर करना पड़ेगा। आपको पता है इस चैप्टर में हम मेजरली दो कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक कंट्री है हमारा बेल्जियम और दूसरा कंट्री होने वाला है हमारा श्रीलंका। हम देखेंगे कि कैसे सत्ता के लिए लोग लड़ते हैं, पावर के लिए लोग लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे और किस तरीके से पावर इंजॉय की जाएगी इस पावर शेयरिंग चैप्टर के अंदर। हर एक इंसान को पावर पसंद है यार, हर इंसान चाहता है कि वो पावरफुल बने, उसे लोग जाने, वो दुनिया को कॉन्कर करे। तो इसी बात को थोड़ा सा साइड करते हुए मैं चैप्टर पे आता हूं, हम फोकस करेंगे चैप्टर पे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बेल्जियम। जैसा मैंने बताया इस चैप्टर में दो देश आने वाले हैं, एक बेल्जियम एक श्रीलंका। तो सबसे पहले बेल्जियम में ना दो टाइप के रीजन है। बेल्जियम में दो रीजन है, एक रीजन का नाम है हमारा फ्लेमिश रीजन और दूसरा रीजन है हमारा वेलोनिया रीजन। एक बात बता देता हूं, ये जो फ्लेमिश रीजन है ना, इस रीजन में टोटल हमारे बेल्जियम के 59% लोग रहते थे। फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते थे। और अगर बात करें वेलोनिया रीजन की तो यहां पे लगभग 40% बेल्जियम के लोग रहते थे। हुआ ये कि फ्लेमिश में 59% जो लोग रहते हैं ना, इनकी जो लैंग्वेज थी, इनकी लैंग्वेज थी हमारी डच, यानी ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? डच बोलते थे। और वेलोनिया रीजन में रहने वाले 40% जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तो वो बोलते थे फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। तो आपको सामने से दिख रहा है दो कम्युनिटीज बट गई है, डिवीजन हो गया है। एक तो फ्रेंच बोलने वाली कम्युनिटी जो वेलोनिया रीजन में रहती है जो टोटल 40% है, और एक हमारी डच बोलने वाली कम्युनिटी जो फ्लेमिश रीजन में रहती है जो टोटल 59% है। और जो थोड़ा सा 1% बच गया है ना, वो है जर्मन स्पीकिंग। वो कम्युनिटीज कौन सी है? जर्मन स्पीकिंग, ठीक है। और ये तो बात बेल्जियम की थी। बेल्जियम में 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन बेल्जियम की कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है ना, वहां अलग प्रॉब्लम है। वहां पे क्या है कि वहां पे फ्रेंच बोलने वाले 80% है और डच बोलने वाले 20%। यानी बेल्जियम की कैपिटल के अंदर उल्टा हो गया, वहां फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा है, डच स्पीकिंग कम्युनिटीज कम है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, जब दो पावरफुल लोग आपस में कंपीट करते हैं तो जाहिर सी बात है उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि एक चाहता है कि मैं दूसरे को किसी तरीके से उसकी पावर कम कर दूं। तो यहां पे आप देख रहे हो दो कम्युनिटीज बन गई स्पेशली, एक तो डच स्पीकिंग और एक फ्रेंच स्पीकिंग। हुआ ये कि 1950s और 1960s के टाइम ना टेंशन होने लग गए बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। यानी 1950s और 60s में ना ये दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन होने लग गए। जाहिर सी बात है एक कम्युनिटी चाहेगा कि वो डोमिनेट करे दूसरे कम्युनिटी को, उसी के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए, उसी के हिसाब से जॉब्स सिस्टम में बदलाव आए। तो ऐसा हो सकता है कि डच बोलने वाले जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलने वाले लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है हो सकता है वो माइनॉरिटी वाले कम्युनिटी को डोमिनेट करे। ऐसे में पावर कैसे शेयर होगा? तो अब तक मैंने क्या बताया, फिर से एक बार फिर से, ठीक है, बने रहो वीडियो में, एक बार ध्यान से सुनना मैंने क्या बताया। सबसे पहले बेल्जियम एक देश है, बेल्जियम एक देश है, ठीक है, जो यूरोप के अंदर आता है। बेल्जियम की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, इसकी पॉपुलेशन ना हरियाणा की पॉपुलेशन से भी कम है। लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन है। यहां का पॉपुलेशन कितना है? लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन है। और दो रीजन है बेसिकली, एक फ्लेमिश रीजन है जहां डच बोलने वाले 59% है, और एक वेलोनिया रीजन है जहां 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 1950s और 60s में टेंशन हो गया
इतनी कम्युनिटीज के बीच में टेंशन होने लग गई। किसके बीच में टेंशन हुआ? जो फ्रेंच बोलते हैं और जो डच बोलते हैं। तो अब तक बेल्जियम के बारे में इतना तो समझ आ गया कि सिचुएशन अच्छी नहीं है सर, सिचुएशन अच्छी नहीं है। वहां दो कम्युनिटीज में बंटवारा हुआ है, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज में चीजें अच्छी नहीं है। 50s एंड 60s, 1950s 60s में वहां टेंशन बहुत ज्यादा होने लग गया। ठीक है, तो अब तक हमें बेल्जियम के बारे में एक छोटी सी स्टोरी पता चली, छोटी सी स्टोरी कि कैसे वहां पे दो कम्युनिटीज अलग अलग लैंग्वेज बोलती हैं। और सबसे इत्तेफाक की बात तो ये है कि ब्रुसेल्स नामक कैपिटल सिटी में वहां पे फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% है और डच बोलने वाले 20% है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका को कौन नहीं जानता? श्रीलंका अगर आप देखोगे ना, इंडिया का तमिलनाडु से नीचे साउदर्न कोस्ट पे आप आओ तो आपको एक आइलैंड नेशन मिलेगा जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। और श्रीलंका में ना दो टाइप की कम्युनिटीज हैं, याद रखिएगा। बेल्जियम में कौन थी? एक तो डच स्पीकिंग थी, एक फ्रेंच स्पीकिंग थी और एक जर्मन स्पीकिंग तो बहुत कम थी। लेकिन श्रीलंका में मेजरली हमारे दो कम्युनिटीज हैं। एक कम्युनिटी है हमारी सिन्हाला बोलने वाली और दूसरी कम्युनिटी है हमारी तमिल बोलने वाली। यार आपके सामने मैंने लिखा है कि सिन्हाला बोलने वाली श्रीलंका के अंदर जो कम्युनिटी है वो टोटल 74% है। खुद ही देख लो यार, खुद सामने से आपको दिख रहा होगा कौन मेजॉरिटी में है, जिसके लोग ज्यादा रह रहे हैं उस देश के अंदर। तो सिन्हाला बोलने वाले 74% श्रीलंका में रहते हैं और तमिल बोलने वाले 18% हैं। और ये जो मैंने तमिल लिखा है ना, इस तमिल को बोलने वाले भी जो लोग हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक तो वो लोग जो पहले से ही श्रीलंका में रह रहे हैं और वो श्रीलंकन तमिल कहलाते हैं, और एक वो लोग जो इंडियन तमिल्स है, जो बेसिकली एज प्लांटेशन वर्कर्स, एज फोर फादर्स हमारे कंट्री में आए और यहीं सेटल हो गए। तो तमिल बोलने वाले दो टाइप्स के लोग हैं, एक श्रीलंकन तमिल्स जो 13% है और रेस्ट 5% हमारे कौन है? इंडियन तमिल्स हैं। तो श्रीलंका के बारे में क्या बताया? फिर से श्रीलंका बहुत बड़ा देश तो नहीं है, एक छोटी सी कंट्री है, आइलैंड नेशन है। ठीक है, एंड श्रीलंका में दो कम्युनिटीज है, एक तो सिन्हाला बोलने वाली 74%, तमिल बोलने वाली 18%। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक चीज याद रखना, सिन्हाला बोलने वाली जो कम्युनिटीज है ना श्रीलंका में, ये बेसिकली कौन से रिलीजन को फॉलो करती है? बुद्धिज्म को, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती है। और जो तमिल लोग हैं, जो तमिल है श्रीलंका में रहने वाले, उनके मेजरली दो रिलीजन है, एक तो हिंदू फॉलो करते हैं और कुछ लोग उसमें से मुस्लिम रिलीजन फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यार हुआ ये कि 1948 में ना श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया था। 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। और जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो आप मुझे खुद बताओ कि यहां पे मेजॉरिटी कौन सी कम्युनिटी है? सिन्हाला कम्युनिटी है। तो बहुत सारे सिन्हाला लीडर्स ने कोशिश की कि श्रीलंका जो इंडिपेंडेंट बन चुका है ना, अब इसे कंट्रोल करेंगे हम। सारे सिन्हाला लीडर्स मिलकर श्रीलंका को कंट्रोल करने वाले हैं। तो आप खुद बताओ कैसा लगेगा यार तमिल स्पीकर्स को कि एक कम्युनिटी अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठा रही है हमारे देश के अंदर। सिन्हाला लीडर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की जब इंडिपेंडेंट हो गया था श्रीलंका का देश और उसकी सरकार बनाने की बात आई। और फिर 1956 में क्या हुआ यार? 1956 में एक एक्ट पास किया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग को याद रखना है। 1956 में एक एक्ट पास किया गया था, जिस एक्ट ने क्या किया? जिस एक्ट ने हमारे सिन्हाला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। मैं समझ सकता हूं कैसा फील हो रहा होगा, आप खुद सोचो यार कैसा फील हो रहा होगा। सिन्हाला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर कर दिया गया है 1956 में। तो आप बताओ बाकी कम्युनिटीज को कैसा फील होगा? हर कम्युनिटी चाहती है कि उसे भी रिप्रेजेंटेशन मिले, उसे भी पॉलिटिकल राइट्स मिले, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर कर दिया गया था 1956 के एक्ट के बाद। अब यहां से टेंशन होने लग गए, किसके बीच? सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स के बीच। तमिल स्पीकर्स का कहना था कि तमिल लैंग्वेज को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज मिलनी चाहिए, उसको दर्जा मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ ना 1956 में जब सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर कर दिया गया, तो अब क्या था कि
जितने भी जॉब्स थे ना उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिल रही थी? सिन्हाला स्पीकर्स को मिल रही थी। यूनिवर्सिटी में जितने भी पोजीशंस थे, यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी एप्लीकेंट्स थे ना, वो ज्यादा से ज्यादा सिन्हाला बोलने वाले बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले थे। तो आप मुझे बताओ कि जॉब्स, यूनिवर्सिटी की जॉब्स, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स, सारी जॉब्स जो है अगर सिन्हाला स्पीकर्स को ही मिलेगा तो व्हाट अबाउट द तमिल स्पीकर्स? उन्हें भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और इसी को हमने बोला मेजॉरिटेरियनिज्म। इसे हमने क्या बोला? इसका नाम है मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि एक कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है किसी देश के अंदर, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या करती है? सप्रेस करती है। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना, उनको सप्रेस किया जाता है बाय द मेजॉरिटी। इसी को बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी मेजॉरिटेरियनिज्म ही रूल करती है पूरे कंट्री के अंदर। जो मेजॉरिटी में फॉलो करने वाले एक लैंग्वेज है, वो वाले लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी को रूल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ना सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और श्रीलंका के देश के अंदर ही एक सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर का मतलब होता है किसी देश के अंदर, उसी देश के अंदर दो अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स है ना, सोशल ग्रुप्स है, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। एक देश के अंदर ही वहां के रहने वाले ग्रुप्स के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे हम सिविल वॉर कहते हैं। सिविल वॉर का मतलब उसी देश के अंदर रहने वाले दो कम्युनिटीज आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर किसी भी देश के लिए अच्छी चीज नहीं है, उससे उस देश में रहने वाले लोगों का नुकसान होगा। जब श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुआ ना, तो इसमें क्या हुआ ना, बहुत सारे लोगों की जो जान थी वो चली गई। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों को अपना देश छोड़ के जाना पड़ गया, उनको एज ए रेफ्यूजी यहां से हटना पड़ गया। ये चीज था सिविल वॉर का अंजाम। और सिविल वॉर जब खत्म हुआ तो उस साल 2009 था। और तमिल स्पीकर्स की मांग क्या थी कि हमें भी जॉब्स, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, इसमें बराबर का अधिकार मिले। ज्यादा जो स्पीकर्स थे ना तमिल के, ये नॉर्थ और ईस्ट में रहते थे, तो इनका मानना था कि नॉर्थ और ईस्ट जो है ना पार्ट ऑफ श्रीलंका, वहां पे हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दिया जाए। लेकिन सिन्हाला स्पीकर्स ऐसा बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर रहे थे। तो ये केस था हमारा श्रीलंका का और ये केस था बेल्जियम का। अब आप लोग भूल गए होंगे सर आपने क्या पढ़ाया। मैं आप लोग का क्लास के बीच में ही टेस्ट ले लेता हूं। जल्दी से मेरे को बताओ, बेल्जियम में कौन से दो कम्युनिटीज हैं? अब तक आपने सोच लिया होगा, एक तो डच बोलने वाले जो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, और एक तो हमारे फ्रेंच बोलने वाले जो रहते हैं वेलोनिया रीजन में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुसेल्स में कितने परसेंट फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं? जल्दी बताओ, नहीं दिखाऊंगा। तो ब्रुसेल्स में है 80% फ्रेंच बोलने वाले एंड 20% डच बोलने वाले। ठीक है, इसके साथ साथ श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आपको पता है। श्रीलंका में कौन से दो स्पीकर्स हैं मेजरली? एक सिन्हाला है और दूसरा तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर्स कितने परसेंट में है? तमिल स्पीकर्स 18% में है और सिन्हाला बोलने वाले 74% में है। ठीक है, कौन से साल में श्रीलंका में एक एक्ट पास किया गया जिसके तहत सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर किया गया? अरे देख लो यार, 1956 में सिन्हाला को एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर किया गया। और सिविल वॉर का मतलब पता है आपको? एक देश के अंदर जब ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। ये खत्म कब हुआ था श्रीलंका में? 2009 में। तब तक बहुत ज्यादा रेपरकशन, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम देखने को मिल गए थे। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा, बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब हम इसके बाद दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अगले दो टॉपिक से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना। सिविक्स पावर शेयरिंग चैप्टर जो है, इसमें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग और एकोमोडेशन इन बेल्जियम क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एक बात बताता हूं मैं आपको, 1970 से लेके 1993 के बीच
1970 से लेके 1993 के बीच कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किया गया। ऐसा क्यों किया जा रहा था बेल्जियम के अंदर? क्योंकि बेल्जियम देश के अंदर सबको एक साथ रहना था, सबको पीसफुली रहना था। तो सरकार की भी कोशिश थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि सारे मिलके आपस में पीसफुली एक साथ रहें। तो 1970 और 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया गया था बेल्जियम के अंदर। अब बेल्जियम ने एक मॉडल दिया जो पूरे दुनिया भर के देशों के लिए एक मिसाल बना। ये बहुत इनोवेटिव मॉडल दिया बेल्जियम ने, जिसका नाम पड़ा बेल्जियन मॉडल। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। 1970 से 1993 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया गया बेल्जियम में, और बेल्जियम का एक मॉडल आया जिसे हमने कहा बेल्जियन मॉडल। अब इस मॉडल के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आए बेल्जियम के अंदर? सबसे पहले, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। लो कर लो बात, इससे बड़ी चेंज हो सकती है कोई? आप खुद देखो यार, सबसे पहला चेंज क्या आया कि अब आज से नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, यानी डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये इक्वल रहेंगे। ये बहुत बड़ा चेंज है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। सबसे पहला चेंज क्या आया बेल्जियन मॉडल के हिसाब से कि अब से डच और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स है ना, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन में रहेंगे, दोनों की संख्या बराबर होगी। तो पहला याद हुआ, फिर से दिमाग में विजुअलाइज करो कि आज से ना डच और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स है ना, उनकी जो संख्या होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगी? सेम होने वाली है। पहला हुआ। दूसरा चेंज क्या है? दूसरा देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देख रहे हो धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट को और ज्यादा पावर दी जा रही है। क्लियरली बोला गया है कि आज से स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वो पूरी तरीके से काम नहीं करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर भी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर अब धीरे धीरे शिफ्ट होकर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आ रही है। तो बहुत बड़े चेंजेस हैं यार। सबसे पहला चेंज फिर से कि आज से डच और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स है ना, उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम होगा। गुड चेंज, अप्रिशिएट। फिर उसके बाद अगला क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अब अंडर नहीं रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हर चीज के। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर सकता है। ठीक है, तीसरा चेंज देखो, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। Brussels has a separate government where both communities have equal representation। आपको भी पहले पता है ब्रुसेल की सिचुएशन अलग थी। ब्रुसेल जो कि कैपिटल है बेल्जियम का, वहां पे क्या चेंज आया? वहां पे ये चेंज था कि ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स के अंदर तो दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी। यार बहुत तगड़े चेंजेस आए हैं। मैं मतलब कैसे बताऊं, आई एम फीलिंग सो एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो देख के मिल रही है इस चेंजेस को देख के। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में ना दोनों कम्युनिटीज को बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी, जो पहले नहीं था। याद है 80% कौन थे वहां? फ्रेंच स्पीकिंग। 20% कौन थे? डच स्पीकिंग। लेकिन आज से ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गई दोनों कम्युनिटीज की। उसके बाद लास्ट यानी फोर्थ बेल्जियन मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट केम विच वॉज कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक और सरकार आई, ये तीसरी टाइप की एक गवर्नमेंट आई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक कौन सी गवर्नमेंट आई? कम्युनिटी गवर्नमेंट आई। तो फिर से एक बार चारों पॉइंट्स को एक बार हम लोग हाईलाइट कर लेते। पहली चीज मैंने क्या बताई कि आज से सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स की संख्या नंबर सेम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होंगे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट खुद एक फ्री तरीके से काम कर सकते हैं। फिर ब्रुसेल्स की अपनी सेपरेट गवर्नमेंट होगी जहां पे दोनों कम्युनिटीज को इक्वल पावर दी गई होगी। ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल होगी। और उसके बाद थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट आई जिसे हमने क्या बोला? कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला, अलग अलग ग्रुप से। ठीक है, तो ये चीज हमारे बेल्जियन मॉडल के अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।
मैं इस टॉपिक पे आ गया हूं। आप लोग जो भी मुझसे पढ़ रहे हो ना, कोशिश करो इस क्लास में इतने अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए ना, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ो तो आप बोलो ये तो हलवा है, ये तो बहुत आसान है, तब मजा आएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, उसके बाद वीडियो देखने के बाद तुरंत एक बार टेक्स्ट बुक देखो। आप बोलोगे ये तो सारे पॉइंट्स तो हमने क्लास के लेक्चर में ही कर लिए। ये लेक्चर सीरीज बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है और अब मैं रुकूंगा नहीं। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। मैं आप सभी के लिए आ गया हूं, स्पेशली 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं। बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था कि मुझे 10th के लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आना है और मैं आ गया हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज आने वाली है ना, सारे चैप्टर्स की, क्योंकि इसी सीरीज में मैं ही मैथ्स आप पढ़ाऊंगा आपको, मैं ही साइंस पढ़ाऊंगा आपको, मैं ही सोशल साइंस पढ़ाऊंगा आपको। तो सारे सब्जेक्ट्स मैं ले रहा हूं तो आपका वाइब अच्छा बनेगा, आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो हम सभी न्यू हैं, मैं आपके लिए नया हूं, आप मेरे लिए नए हो, लेकिन मिलके इस बार मचाएंगे, फोड़ेंगे, 95% लेके आना है, ये एकदम कमिटमेंट है हमारी, ठीक है। और एक्साइटमेंट होनी चाहिए यार, फुल एक्साइटमेंट। किस बात का डर, फुल एक्साइटमेंट। अब है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ सर? यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, कौन कौन से तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में। पावर इज शेयर्ड इन डिफरेंट वेज, कौन कौन से तरीके हैं जिससे पावर को शेयर किया गया है। एक तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर को शेयर करने का एक तरीका क्या है कि उसे अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड कर दें। इसका मतलब क्या है? एक तो लेजिस्लेचर, एक हमारा ज्यूडिशियरी, एक हमारा एग्जीक्यूटिव। तो पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है कि पावर को डिवाइड किया गया है इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन से 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। जब हम पावर को ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड कर देते हैं ना, इससे एक फायदा होता है। इससे फायदा यह होता है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की पावर को चेक कर सकते हैं, हम उसे एग्जामाइन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि कोई अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा। तो पावर को लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में डिवाइड करके ये फायदा हुआ कि अब पावर जो है बहुत सही तरीके से एक्सरसाइज की जाएगी और कोई अपने पावर का मिसयूज नहीं करेगा। अगर करेगा तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे नजर रख सकती है और उसे सही कर सकती है, करेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया गया। ये चीज तो हो गई हमारी। और जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, एक चीज याद रखना, इसे हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी जब हम पावर को ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड करते हैं तो इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। वो कौन से 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है? जल्दी बताओ। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वेरी गुड, ये 3 पॉइंट हो गए आपके, मतलब ये 3। अब देखो सेकंड है, पावर को डिवाइड किया गया है अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। अब पावर को एक तरीका है अलग अलग तरीके से डिवाइड करने का, वो किसमें है? एक तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड कर दो, आपने सुना ही होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। एक आप उसे स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर दो, ये भी हो गया। तो पावर को आप गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो सेकंड पॉइंट में क्या है? अमॉन्ग डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स, ठीक है। उसके बाद आता है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स या डिफरेंट सोशल ग्रुप। इसका एग्जांपल क्या है? आपने अभी बेल्जियम में ना कम्युनिटी गवर्नमेंट पढ़ा था। कम्युनिटी गवर्नमेंट इसी का एग्जांपल है, यानी सोशल ग्रुप्स में भी पावर को डिवाइड किया जा सकता है। जब सोशल ग्रुप्स में पावर को डिवाइड किया जाता है ना, तो जो वीकर सेक्शन होते हैं ना सोसाइटी के, उन्हें भी फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस होता है कि हमारी भी जगह है डिसीजन मेकिंग में, हम भी कुछ पावर एक्सरसाइज करते हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर। तो वीकर सेक्शन भी जब डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनता है तो इसे हम कहते हैं अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कोई भी लोग आ सकते हैं और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो नीचे तबके के लोग हैं, ठीक है। उसके बाद है पावर को किस में डिवाइड किया गया है? देन हमारे पावर को डिवाइड किया गया है एक तो पॉलिटिकल पार्टीज में
प्रेशर ग्रुप्स में, मूवमेंट्स में। देखो यार, पॉलिटिकल पार्टीज में तो पावर डिवाइड होती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है जो डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, आपने देखा होगा ना कि अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट, अलग अलग ट्रेडर्स, अलग अलग बिजनेसमैन, ये लोग भी या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पावर शेयरिंग का हिस्सा बनते हैं और हमारे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा पावर शेयरिंग के 4 अलग अलग फॉर्म है। पहला क्या है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में है, दूसरा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में है, तीसरा सोशल ग्रुप्स हो गया हमारा, एंड चौथा है पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप। ये पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे खुद बताओ, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? ये भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। आप खुद सोचो कि पावर को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। जब हम पावर को शेयर करते हैं ना, तो हम किसी एक को डोमिनेट करने से, अपनी पावर का मिसयूज करने से, टायरेनिकल पावर यूज करने से रोक सकते हैं। जब हम पावर शेयरिंग करते हैं तो कोई भी एक कम्युनिटी अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर सकती, और ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पावर शेयरिंग का क्या फ़ायदा है कि किसी की डोमिनेंस से हम बच सकते हैं, कोई अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, कोई टायरेनिकल यूज नहीं कर सकता अपनी पावर का, ठीक है। और इन सब चीज़ों की वजह से पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जहां पे सभी लोग पीसफुली रह रहे हैं। इसका जीता जागता एग्जांपल हमने बेल्जियन मॉडल देखा यार। बेल्जियन मॉडल ने ऐसा चेंजेस लेके आ गया ना, जो मतलब अपने आप में मिसाल एक बहुत इनोवेटिव चेंजेस था। तो ये चैप्टर यहीं तक है, याद रखना। श्रीलंका, बेल्जियम, देन हमने बेल्जियन मॉडल देखा और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब यहां से लेक्चर सीरीज मेरे स्टार्ट हो गए हैं। आपके हर चैप्टर्स के बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन चैप्टर्स के लेक्चर्स में लेके आने वाला हूं, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएस हो। चैनल के साथ बने रहो और वीडियो जरूर देखना आप लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।